कनाडा शाम 5 बजे ड्रेस फॉर मी की उस नई सी बिल्डिंग के बाहर ग्राउंड को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। अलग अलग कलर की लाइट और फ्लावर वहां पर खूबसूरती बिखेर रहे थे। लोगों के लिए स्पेशल सीट का अरेंजमेंट किया गया था। और उस ग्राउंड के ऊपर ट्रांसपेरेंट ग्लास की एक बड़ी सी परत दिखी थी, जिस पर छोटे छोटे व्हाइट डायमंड के लालटेन लगे थे, जिनसे व्हाइट लाइट चमक रही थी। वह ट्रांसपेरेंट ग्लास तारों से भरी आसमान जैसा दिख रहा था। लोगों का आना बाहर शुरू हो गया था। दो गार्ड्स बड़े से गेट के सामने चेकिंग करने के लिए खड़े थे। इनविटेशन दिखाकर सब अंदर जा सकते थे। रावी, वीरा और अहाना बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर से नीचे देख रहे थे। अहाना अपनी चमकती हुई आंखों से नीचे देखते हुए कहीं खो गई थी। रावी ने उसका हाथ खींचा और कहा, मासी, हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला स्टोर इससे भी ब्यूटीफुल है। अहाना ने बाहर देखते हुए कहा, मुझे नीचे जाना है। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। प्रज्ञा भाटिया अपने साथ दो लोगों को लेकर अंदर आई और कहने लगी, मैम, आपके ड्रेसेस आ गए हैं। ये कहते हुए उन दो लोगों ने बड़े बड़े बैग्स वहां रख दिए। आहाना ने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा और कहा, हमारे ड्रेस, क्या मुझे भी जाना होगा? वियरा ने गेस्ट लिस्ट को चेक करते हुए कहा, आपको हम साथ इसीलिए लाए हैं ताकि आप हमारे साथ पार्टी अटेंड कर सकें। आहाना का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, मैं इतनी बड़ी पार्टी में नहीं जाने वाली। वीरा ने कोर्डली उसे देखा और कहा, मैंने आपसे पूछा नहीं है। यह कहते हुए उसने प्रज्ञा भाटिया से कहा, इन्हें ले जाइए और अच्छे से तैयार करके लाना। प्रज्ञा भाटिया आहाना और बैग को अपने साथ ले गई। आहाना के जाने के बाद रावू ने वीरा से कहा, मैं भी तैयार होने जा रही हूं। ये कहते हुए उसने अपना बड़ा सा बैग उठाया और चेंज करने चले गई। वीरा की आंखों में हल्की की चमक आ गई। वह अपनी बहन के चेहरे पर वह खुशी देख सकती थी। तभी उसकी नजर वापस गेस्ट लिस्ट कर गई। उसने धीरे से एक नाम बुदबुदाया, कृपा राजवंश, और अपनी फोन से एक फोन करते हुए कहने लगी, क्या वह आ रही है? दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा, नहीं, उनके यहाँ कल कोई पार्टी है, इसलिए वह नहीं आ रही है। वीरा थोड़ा निराश हो गई। उसमें कुछ प्लान करके रखा था, पर शायद वह उसे इंडिया जाकर ही पूरा करना पड़ेगा। उसने कॉल कट किया और अपना बैग लेकर चेंज करने चली गई। गार्डन में सुल्तान और शिव खड़े थे। दोनों ने ब्लैक कलर का टक्सीडो सूट पहना था और वह पार्टी होस्ट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बड़े से गेट से कई सारे गार्ड लाइन बनाकर अंदर आए और किसी के लिए जगह बना दी। उन गार्ड के बीच में से एक बुजुर्ग आदमी आगे आया, जिसने सफेद कलर का कोट पहना था। उसके साथ दो छोटी बच्चियां चल रही थीं, जिन्होंने सेम डिजाइन प्रिंसेस गाउन पहना था और उनके कलर अलग थे। उस गाउन पर रियल डायमंड से काम किया गया था, जो उनके चलने पर चमक रहे थे। लड़कियों के बाल सुंदर डिजाइन में बने थे और उन पर व्हाइट फ्लावर और पर्ल से बना टियारा था। वो लड़कियां अपनी नीली आंखों से सारी जगह को स्कैन कर रही थीं। हर कोई उन तीन लोगों को देखकर अपनी आंखें बंद करना भूल गया था। उन्हीं के पीछे अहाना थी, जिसने एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक ब्लू कलर का गाउन पहना था, जो स्लीवलेस था। उसके गले में ब्लू डायमंड का एक बहुत खूबसूरत सेट था, जो शायद ही किसी ने देखा हो। प्रज्ञा भाटिया ने सच में अहाना को बहुत सुंदर तैयार करा था। अहाना के साथ प्रज्ञा भाटिया और उनकी टीम भी चल रही थी। उन लोगों के आते ही सबकी अटेंशन उन पर चली गई। सब राजन शाही और प्रज्ञा भाटिया से बातें करने की कोशिश कर रहे थे। राजन शाही ग्राउंड के बीच में खड़े हुए और माइक में कहने लगे, तो हम सेरेमनी शुरू करते हैं। यह हमारी 2 साल के मेहनत का नतीजा है। प्रज्ञा भाटिया और उनकी टीम ने काफी मेहनत करके इसे यहाँ तक पहुंचाया है, पर इनसे भी ज्यादा कोई और है जिसने यह सारी मेहनत की है। आज मैं आपको ड्रेस फॉर मी के फाउंडर और ओनर से मिलवाना चाहता हूँ। मिलवाना नहीं, उनका नाम बताना चाहता हूँ। वह आरवी है। सारे लोग हैरानी से राजन शाही को देख रहे थे। आरवी बिजनेस इंडस्ट्री की ऐसी जानी मानी हस्ती थी जिनसे हर कोई मिलना चाहता था, पर आज तक उन्होंने कभी पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी थी। उनके किए गए सारे प्रोजेक्ट्स और काम ब्रिलियंट से अच्छे होते थे। राजवंश कॉरपोरेशन को कोई कंपनियों का टक्कर दे सकती थी, तो वह थी राजन शाही कंपनी, जिसके सीईओ वह दो लड़कियां थीं। सब लोग अपनी नजर घुमाकर इधर उधर देखने लगीं कि कहीं उन्हें आरवी दिख जाए, पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। राजन शाही ने आगे कहा, अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो यह उन पर डिपेंड करता है कि वह खुद को रिवील करना चाहती है या नहीं। एक गेस्ट आगे आया और कहने लगा, शाही सर, क्या वो यहाँ है? राजन शाही ने मुस्कुराते हुए सर हाँ हिला दिया।
वह गेस्ट एक्साइटेड होकर कहने लगा, उन्हें कहिए ना कि हम सब उनसे मिलना चाहते हैं। मैं उन्हें बहुत एडमायर करता हूँ। राजन शाही ने दूर खड़ी रावी और वीरा की तरफ देखा और कहा, इसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेगा। चलिए, रिबन कट करते हैं। वहां काफी सारा मीडिया भी मौजूद था, जिसमें कनाडा के साथ साथ इंडिया के भी काफी रिपोर्टर्स थे, जो स्पेशली ड्रेस फॉर मी की ओपनिंग सेरेमनी को कैप्चर करने वहां आए थे। राजन शाही आगे गए और अपने हाथ में सिजर लेकर रिबन कट करने लगे। इस समय उनकी आंखें थोड़ी नम थीं। उनका भले ही कोई परिवार नहीं था, पर इन 3 सालों में वह लड़कियां उनके लिए परिवार से बढ़कर थीं और उनकी इस अचीवमेंट पर वह बहुत खुश थे। रिबन कट करने के बाद वह बड़ा सा ग्लास डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। राजश शाही के बाद सारे लोग अंदर गए। फर्स्ट फ्लोर पर फर्नीचर नहीं था, उसकी जगह सीट और टेबल्स लगे थे। साइड में फूड कॉर्नर था। अंदर जाने के रास्ते में एक रेक्टेंगुलर शेप का शैंडिलियर लगा था, जिसमें बड़े बड़े व्हाइट अमेरिकन डायमंड सजे हुए थे। वह एंट्रेंस से लेकर हॉल के स्टेज तक था, जिससे वह बहुत ज्यादा लग्जरियस लग रहा था। सब लोग पार्टी एंजॉय करने लगे। कई सारे वेटर गेस्ट को ड्रिंक और स्टार्टर सर्व कर रहे थे। कुछ लोग टूर के लिए सेकंड फ्लोर करने चले गए थे। वह स्टोरी 4 फ्लोर्स का था, जिसके सेकंड और थर्ड फ्लोर की वॉल्स ट्रांसपेरेंट थी। बाहर रोड पर चल रहे लोग अंदर रखी ड्रेसेस को देख सकते थे, और वह गिलास कुछ इस तरह से बनाई गई थी कि वह उन्हें हल्के से धुंधलेपन के साथ दिखते थे। दोनों फ्लोर पर बड़े बड़े ग्लास बॉक्स में काफी सुंदर ड्रेसेस रखे थे। कहीं कहीं तो एक साथ 6 का सेट, तो कहीं 8 ड्रेसेस का सेट था, जिनके साथ ज्वेलरी भी थी। थर्ड फ्लोर पर शूज, बैग, ज्वेलरी, वॉचेस जैसी चीजें रखी गई थीं। वहां रखा हर एक सामान बेस्ट क्वालिटी और मटेरियल का बना था। ऐसे डिजाइन्स कनाडा में पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे। कपड़ों पर की गई एम्ब्रॉयडरी राजस्थान की गांव के कारीगरों से कराई गई थी, जो सिर्फ स्पेशल ऑर्डर पर ही बनाई जा सकती थी। फोर्थ फ्लोर वहां का ऑफिस था। भले ही यह स्टोर छोटा था, पर उसमें रखा सामान अपने में करोड़ों की कीमत रखता था। पार्टी काफी अच्छे से चल रही थी। रावी, वीरा, आहाना तीनों साइड में टेबल के पास बैठे थे। तभी उस हॉल में कुछ लोग इंटर हुए। वीरा की नजर तुरंत उस तरफ चली गई। एक आदमी जिसकी उम्र 40 साल थी, पैरेट ग्रीन कलर का सूट पहने मुस्कुराते हुए जगह को देख रहा था, पर उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। वीरा ने रावी का हाथ पकड़ा और उसे वहां देखने का इशारा किया। जैसे रावी की नजर उस इंसान पर गई, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो उसकी तरफ जा ही रही थी कि वीरा ने उसका हाथ पकड़ के कहा, हमारे बारे में कोई नहीं जानता। रावी ने अपना गुस्सा दबाया और कहा, मुझे उस इंसान से मिलना है। वीरा ने उसे वापस बिठाया और कहा। थोड़ी देर बाद उसने इतना ही कहा था कि सारे हॉल की लाइट कम हो गई और उस बड़े से स्टेज पर लोग दिखने लगे, जहां कुछ लड़के थे। उन सब ने ब्लैक कलर के कोट पहने थे, जो शाइन कर रहे थे, और सबके हाथ में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट थे। बीच में खड़े लड़के ने मुस्कुराते हुए माइक से कहा, हाय गाइस, ड्रेस फॉर मी की इस अचीवमेंट के लिए हमारी तरफ से उन्हें एक ट्रिब्यूट। ये कहते हुए वह सारे लोग एक मेलोडियस सॉन्ग प्ले करने लगे। उनकी सिंगिंग और म्यूजिक इतना अच्छा था कि सब आपस में बातें करना छोड़कर स्टेज की तरफ देखने लगे। तभी एक लेडी आंखें बड़ी बड़ी कर कर कहने लगी, ये तो ग्रुप ए है। ये कैसे हो सकता है? कुछ लोगों के कानों में यह बात पड़ गई और थोड़ी देर में पूरी जगह में सबको पता चल गया कि यह ग्रुप ए था। एक आदमी जो आराम से गाना सुन रहा था, उसने कहा, ग्रुप ए कौन है? साइड में बैठे आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम इसके बारे में नहीं जानते। ये एक फेमस बैंड है, जो पूरे एशिया में टॉप 10 में आता है। पिछले साल के अमेरिकन मैजिक टूर्नामेंट में ये फर्स्ट आए थे। इस ग्रुप के सारे लड़के 17 से 18 साल के हैं, पर इनका टैलेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ तक कई सारी कंपनी ने इन्हें साइन करने की कोशिश की, पर आज तक यह किसी के लिए काम करने को तैयार नहीं हुए। ये बहुत कम कॉन्सर्ट करते हैं और बहुत कम म्यूजिक बनाते हैं। उनका बनाया पिछले साल का गाना कई मिलियन बार सुना गया था और उसे कई सारे अवार्ड में मिले थे। वह आदमी हैरान होकर स्टेज की तरफ देख रहा था। उसने कहा, मुझे यह सब नहीं पता था। थोड़ी देर में उस ग्रुप ए की परफॉर्मेंस खत्म हो गई और वहां खड़ी कुछ यंग लड़कियां और लड़के उनके पास ऑटोग्राफर सेल्फी लेने चले गए। रावी ने सामने देखा और मुंह बनाते हुए कहा, दी, आपको नहीं लगता हमें इन सबको थोड़ा सबके बीच में जाने देना चाहिए? देखिए, लड़कियां तो इनके पीछे पागल है। वीरा ने सामने खड़े लड़कों को देखा और कहा,
इनका कम बाहर आना ही इन्हें पॉपुलर बनाता है। अहाना अपना सर खुजाते हो उन दोनों को देख रही थी और उसने कहा, अब इसमें तुम्हारा क्या हाथ है? रावी ने अपनी चमकती हुई आंखों से उसे देखा और कहा, ये जो ग्रुप सामने खड़ा है ना, वह हमारा है। हमने उसे ग्रूम किया है, मतलब हमने नहीं किया। और वह लोग बहुत टैलेंटेड थे और उन्हें उनकी कंपनी से निकाल दिया गया था। तो हमने उनके लिए एक कंपनी खोलकर उन्हें आर्टिस्ट के तौर पर ग्रूम किया। देखो, वह आज कितने फेमस हो गए हैं। मैंने दी को पहले कहा था कि हमें उन्हें यह बुलाना चाहिए, पर उन्होंने मना कर दिया। ये कहकर कि हमारा स्टोर अभी बहुत छोटा है और इतने बड़े लोगों को ये नहीं बुलाना चाहिए। आहाना ने अपना सर टेबल पर रखा और कहा, मैं तुम दोनों से बात ही नहीं करूंगी। तुम लोग नॉर्मल बिल्कुल नहीं हो। उसने आसपास हो रही बातों को सुना था और उसे उस ग्रुप के बारे में सब कुछ पता चल गया था। आंखें बंद कर कर कहने लगी, मुझे घर जाना है। मुझे मेरी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना है। ये लड़कियां भगवान ने आइंस्टाइन और उसके जितने भी जीनियस लोग थे, सबका दिमाग इन्हें ही दे दिया है। देहरादून, राजवंश कॉरपोरेशन। ढेरिया लिफ्ट से होते हुए 23 फ्लोर पर अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आई। उसने फोन निकालकर देखा तो वह तेजस का मैसेज था। उसमें लिखा था कि उसे 20 फ्लोर के स्टोर रूम से कुछ फाइल्स को कलेक्ट करके लाना है। ढेरिया कि वह मैसेज देखकर आंखें छोटी हो गई। उसे स्टोर रूम का वह दिन याद आ गया जहां वह 2 हफ्ते बाद वायु से मिली थी। उसने गहरी सांस ली और लिफ्ट में 20 नंबर के बटन को प्रेस कर दिया। थोड़ी देर बाद लिफ्ट खुली। ढेरिया बाहर आई और कॉरिडोर से होते हुए स्टोर रूम में चले गई। इस बार वहां की लाइट ऑन थी। ढेरिया डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के शेल्फ की तरफ चले गई और मैसेज में दिए गए नंबर की फाइल्स को ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में लगभग 6 फाइल्स की। वह उन्हें लेकर वापस बाहर जा ही रही थी कि अचानक स्टोर रूम का दरवाजा बंद हो गया। ढेरिया ने अपनी पकड़ फाइल्स पर कस दी और आसपास देखने लगी। सन्नाटे को चीरते हुए कुछ कदमों की आवाज उस रूम में आने लगी। ढेरिया ने डरते हुए कहा, आप हैं वायु? क्या आप हैं? उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे अपने पीछे एक बड़ी सी परछाई महसूस हुई। इससे पहले कि वह पीछे मुड़ती, किसी ने उसका मुंह दबा दिया और उसे दीवार से सटाकर उसके गले को जोर से दबाने लगा। ढेरिया को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हों। उसकी आंखें भी धुंधली होने लगी थीं और वह अपने सामने खड़े इंसान को पहचान नहीं पा रही थी। वह अपने हाथ पैर चलाते हुए उसे अपने से दूर करने की कोशिश करने लगे, पर वह इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर था। ढेरिया को लगभग बेहोशी आ ही आ गई थी। तभी अचानक स्टोर रूम का दरवाजा खुला और सामने येलो कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स पहने एक लड़का खड़ा था। वीर तेज कदमों से अंदर आया और उस आदमी को ढेरिया से दूर कर कर उसने गिरा दिया। ढेरिया जमीन पर बैठकर जोर जोर से सांस लेने लगी। जैसे ही उस आदमी ने देखा कि वह पकड़ा गया है, उसने वीर को अपने पैरों से लात मारी और उसे गिराकर वहां से भाग गया। हड़बड़ी के चक्कर में वीर भी उसका चेहरा नहीं देख पाया था और उसे वह आदमी जाना पहचाना लग रहा था। वीर मुड़ा और ढेरिया को देखने लगा। उसने उसके पास बैठकर उससे चिंता में पूछा, तुम ठीक हो? वह कौन था? उसने तुम पर अटैक किया। ढेरिया अब तक खुद को संभाल चुकी थी। उसने वीर को देखा और कहा, ठीक यू वीर, हमें लगा हम मर जाएंगे। वह अभी नहीं मर सकती थी। उसके पास अभी बहुत कुछ था करने के लिए। वीर ने उसे खड़ा किया और बाहर ले जाने लगा। ढेरिया लिफ्ट में वीर पूछने लगी, आप यहां कैसे आए? वीर ने कहा, तेजस सर ने कहा था तुम यहां हो। उन्होंने अपना फोन चेक करा तो उनके फोन से किसी ने तुम्हें मैसेज करा था और उन्हें शक हो रहा था और वह सही निकला। तुम पर कौन हमला करना चाहेगा? ढेरिया के दिमाग में अचानक ही ज्योति का चेहरा आ गया। वह कड़वाहट से मुस्कुराई और कहने लगी, बहुत लोग हैं। इधर वह आदमी एक दीवार के पीछे छुपा था। उसने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल कर कर कहने लगा, काम नहीं हुआ, उसे किसी ने बचा लिया। दूसरी तरफ से ज्योति की चिड़चिड़ी आवाज आई, मैंने तुम्हें उसे मारने को कहा था, तुम अपना काम अच्छे से क्यों नहीं कर पाए? आदमी ने कहा, कोई उसको बचाने आ गया था। ज्योति ने कहा, ठीक है, 2 दिन की लीव ले लो। अगर ढेरिया ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। ज्योति ने राजवंश कॉरपोरेशन के एक एम्प्लॉय को पैसे देकर धैर्य को मारने को कहा था। वह आदमी एक लालची किस्म का इंसान था जो इस काम के लिए जल्दी ही मान गया। तेजस अपने फोन को लेकर बहुत केयरलेस रहता था।
इसीलिए वह उसके फोन से ढेरिया को मैसेज भी कर पाया। अगर उसके पास कांटेक्ट नंबर नहीं होता, तो वह तेजस के फोन में लिखे भाभी नाम को देखकर कभी नहीं पहचान पाता कि वो ढेरिया का नंबर है। उसने फोन कटकर और अपनी मम्मी को देखकर कहने लगी, इस बार तो वह बच गई, पर हमें जल्दी कुछ करना होगा। ऑफिस में धैर्य अपने डेस्क पर बैठी डिजाइन्स पर काम कर रही थी। उसके गले पर उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे और उसे वहां थोड़ा दर्द भी हो रहा था। काम करते हुए उसकी नजर अपने फोन पर गई। उसने खुद से कहा, ना ही आहाना दीदी का और ना ही उन दोनों लड़कियों का मुझे एक फोन या मैसेज आया है। एक बार उन्हें वापस आने दो, फिर हम बताते हैं। वही सोच रही थी कि उसे अपने ऊपर दो परछाइयां महसूस हुईं। उसने सर उठाया। मानुषी और चित्रा उसके सामने खड़े थे। मानुषी ने कहा, तुम पिछले 2 दिन से हाफ डे ले रही हो। इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा है, प्रोजेक्ट इतने इंपॉर्टेंट पार्ट पर चल रहा है और तुम इस तरह छुट्टी ले रही हो। तुम्हारे डिजाइन सिलेक्ट हो गई, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है। धैर्य ने शांत नजरों से उसे देखा, और कहां पर हम अपना सारा काम समय पर कर रहे हैं। चित्रा चिढ़ गई और कहने लगी, हाँ, मुझे अच्छे से पता है तुम बॉस के केबिन में जाकर क्या काम करती हो। यह बात उसमें थोड़ा धीरे कही थी, पर मानुषी ने सुन लिया और कहने लगी, तुम क्या कर रही हो? चित्रा मुस्कुराई और धैर्य को देखकर कहने लगी, तुम्हें नहीं पता मिस ढेरिया, लंच टाइम में सीईओ के ऑफिस जाती है। क्या तुम वहां लंच करने जाती हो या बॉस को सिड्यूस करने? ढेरिया ने आह भरी और खुद से कहने लगी, वायु कहते हैं कि हम उन्हें सिड्यूस करते हैं। ये लड़कियां कह रही हैं कि हम उन्हें सिड्यूस करते हैं। अरे हम अपने ही पति को सिड्यूस क्यों करेंगे? यह सोचते हुए उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया और फ्रस्ट्रेट होकर कहने लगी, अगर आप दोनों से जाएगी तो हम अपना काम करें। चित्रा और मानुषी उसे और भी कुछ कहना चाहती थीं। तभी तेजस वहां आ गया और कहने लगा, तुम दोनों को अपने काम कम लग रहे हैं, तुम्हें तुम्हें और दे सकता हूं। चित्रा और मानुषी डर से कांप उठी। वो मुड़ी और हवा की रफ्तार से वहां से गायब हो गई। तेजस ने परेशान होकर ढेरिया को देखा और कहा, भाभी, आप ठीक है? उसे फिर से पता चला था कि ढेरिया पर किसी ने हमला कर दिया। धैर्य मुस्कुराई और कहने लगी, हम ठीक हैं। तेजस ने अपनी मुठ्ठियां गुस्से में बंद की और कहा, यह उस ज्योति ने करा है। धैर्य ने कुछ नहीं कहा और अपने कंप्यूटर पर काम करने लगी। तेजस साइड में चेयर पर बैठा और कहने लगा, आप इतनी ज्यादा शांत कैसे रह सकती हैं? धैर्य ने कुछ पेपर के प्रिंटआउट निकालकर फाइल में सेट करते हुए कहा, जल्दबाजी हमें मुसीबत की तरफ ले जाएगी। इससे अच्छा है कि हम शांत रहकर आगे होने वाली चीजों का इंतजार करें। वैसे भी एक ही दिन बचा है। और तेजस ने कहा, आप कुछ ज्यादा ही अच्छी हैं। चित्रा और मानुषी घूरकर तेजस और धैर्य को हंसते हुए बातें करते देख रही थीं। चित्रा ने चिढ़ते हुए कहा, जब देखो हमारे सारे बॉस के पीछे घूमती रहती है, कितनी बेशर्म है। दोनों बातें कर ही रही थी कि उन्हें डिपार्टमेंट के बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के सारे लोगों की नजर बड़े से ग्लास डोर के बाहर चली गई। एक सुंदर सी लड़की एक हैंडसम आदमी के साथ चल रही थी और उनके पीछे काफी सारे बॉडीगार्ड से उस आदमी से आ रहा ऑरा सबको उसकी इज्जत करने पर मजबूर कर देने वाला था। तेजस ने सब लोगों की तरफ देखा और उसने भी बाहर देखा। बाहर खड़े लोगों को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं और वह तुरंत बाहर गया। उसने कहा, वायु भाई, स्वीटी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उसका भाई हमेशा अपने ऑफिस में रहना पसंद करता था और कॉन्फ्रेंस और मीटिंग के लिए ही बाहर निकलता था। वायु ने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ उसे देखा। थोड़ी देर पहले उसका भाई धैर्य के साथ बहुत हंसते हुए बात कर रहा था। स्वीटी मुस्कुराते हुए कहने लगी, तेजस, तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारी नए प्रोजेक्ट की ब्रांड एम्बेसडर बनी हूँ। तेजस ने आंखें छोटी करी और कहा, ऐसा नहीं है। हमारे पार्टनर ने हमें कहा था कि उन्होंने एनजीओ के बच्चों को इसके लिए चुना है। तो तुम कैसे इस काम के लिए तैयार हो? स्वीटी का मुंह उतर गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी दादी से कहकर निर्मला देवी को मनाया था कि वह वायु से कहे कि उसे भी एंजेल क्लोथ के प्रोजेक्ट में आने दे। वायु उसको इग्नोर करते हुए डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर चला गया। अंदर ठंडी हवा के झोंके ने सबको डर के कांपने पर मजबूर कर दिया। वायु वहां कभी नहीं आया था और यह उनके लिए शॉक और सरप्राइज दोनों से भरा हुआ एक्सपीरियंस था। सब उसे रिस्पेक्ट देने के लिए उठकर खड़े हो गए थे और अपना सर झुका चुके थे।
उन सब से अलग ढेरिया बड़ी-बड़ी आंखें खोले अपनी सीट पर बैठी हुई थी। वह कोई भी रिएक्शन देना भूल ही गई थी। स्वीटी सब लोगों की तरफ देख रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि सारी रिस्पेक्ट उसके लिए है। उसने अपनी नजरें उस ब्यूटीफुल से डिपार्टमेंट में घुमाई, जो उस बोरिंग ऑफिस से बहुत अलग था। तभी उसकी नजर एक डेस्क पर बैठी लड़की पर गई। लड़की ब्लैक कलर के सिंपल सूट में अपने लंबे बालों के साथ बहुत खूबसूरत दिख रही थी। स्वीटी ने इस वक्त व्हाइट कलर की मिनी फ्रॉक पहनी थी और उसके बाल कर्ल किए गए थे। मेकअप की मोटी परत से वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, पर उसे उस लड़की को देखकर अपने आप ही जलन महसूस होने लगी। उसने थोड़ा तेज आवाज में कहा, तुम्हें अपने बॉस की रिस्पेक्ट करना नहीं आती? सबकी नजर स्वीटी की आवाज की दिशा में चली गई और उनकी आंखें निराशा और उदासी से भर गईं। सबको धैर्य पर गुस्सा आ रहा था। उनके सीईओ ऐसे ही किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं जाते थे, और अगर यहाँ आए थे तो उसे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। और यह लड़की चुपचाप एरोगेंटली बैठी थी। वीर ढेरिया से थोड़ी दूर खड़ा था। वह धीरे से उसके पास आया और उसके हाथ पर पिंच करते हुए कहने लगा, धैर्या, होश में आओ धैर्या, जैसे असली दुनिया में वापस आई हो। उसने आसपास देखा और सबकी घूरती हुई नजरों को खुद पर महसूस करके उसका सिर शर्म से झुक गया। वह तुरंत खड़ी हुई। स्वीटी एरोगेंटली मुस्कुराकर कहने लगी, तुम में सच में काफी गट्स है अपने बॉस के सामने। तुम इस तरह बैठी हुई हो और इग्नोर कर रही हो। वायु पूरे समय शांत खड़ा ढेरिया के चेहरे को देख रहा था। स्वीटी ने वायु की बाजू में अपना हाथ डाला और कहा, वायु, इसे निकाल क्यों नहीं देते? ऐसे लोगों को ऑफिस में रखना ही नहीं चाहिए। जो मिसबिहेव करें, इससे बाकी लोग भी इफेक्ट होते हैं। चित्रा और मानुषी की आंखों में चमक आ गई। वो स्वीटी को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई भगवान हो। उन दोनों ने स्वीटी के हाथ की तरफ दिखा, जो वायु के बाजू से लिपटा था। चित्रा ने मन में कहा, मुझे पता था सर के लिए यह गवार सिर्फ एक खिलौना थी। असली मैडम तो आज आई है यह। सोचते हुए उसने धैर्य के चेहरे को देखा, जो थोड़े पीला था। इस समय ढेरिया की मुट्ठियां बनी हुई थीं और वह शांत खड़ी थी। कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर कौन सा तूफान चल रहा है। तेजस की नजर भी ढेरिया पर ही थी। उसने मन में कहा, स्वीटी, तुम्हें क्या लगता है भाई, अपनी वाइफ को ऑफिस से निकालेंगे? अगर तुम्हें यह बात पता चल गई कि जिस लड़की की तुम इंसल्ट कर रही हो वह राजवंश खानदान के होने वाली हेड की वाइफ है, तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा? यह सोचते हुए वह मुस्कुराने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। वायु तेजस को घूरते हुए देख रहा था। उसने कहा, डिजाइनर को 18 फ्लोर पर भेजो। तेजस तुरंत वहां से भाग गया। वायु स्वीटी को लेकर 18 फ्लोर पर चला गया। वायु के वहां से जाने के बाद सबको ऐसा लगा जैसे हवा में दबाव कम हो गया है। तेजस ने क्लैपिंग की। और कहाँ गाइज, सब अपने अपने काम कीजिए। और जो एंजल क्लॉथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो मेरे साथ चलिए। 5 लोगों को छोड़कर बाकी सब अपने काम वापस करने लगे। ढेरिया, वीर, मानुषी, चित्रा और कपिल तेजस के पीछे चले गए। 18वीं मंजिल पूरी तरह ट्रेनिंग रूम जैसा था। बड़े बड़े मिरर वहां सेट किए गए थे और ड्रेस के कलेक्शन को ग्लास वार्डरोब में सेट किया गया था। वहां पर स्विंग मशीन के साथ क्लॉथ, मटेरियल, सीजर जिसे काफी सारी चीजें रखी गई थीं। जब एंजल क्लॉथ प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था तो इस ब्लॉक को पूरी तरह खाली कर हर बन रही ड्रेस को यहाँ रखने का ऑन ऑर्डर था। तेजस सबको लेकर अंदर आया। बड़े से ग्रे कलर के सोफे पर वायु और स्वीटी बैठे थे और उनके पीछे करण खड़ा था, जिसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रूम के बाहर कई सारे बॉडीगार्ड खड़े थे, जिन्होंने तेजस और बाकी लोगों को आता देखकर अपना सिर झुका लिया था। और उन्होंने अपना सिर ढेरिया को देखकर झुकाया था, ना कि तेजस उसकी टीम को देखकर। और यह बात तेजस अच्छे से जानता था, इसलिए उसका मुंह बिगड़ गया था। उसने धीरे से कहा, भाभी भाई के बॉडीगार्ड भी आपकी इज्जत करते हैं और इन्होंने आज तक मेरे सामने कभी सर नहीं झुकाया। ढेरिया ने कुछ नहीं कहा और उसकी नजरें सोफे पर बैठे 2 लोगों पर थीं, जिसमें से लड़की मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी और लड़का चुपचाप बैठा था। उस लड़की का एक हाथ अभी भी उसकी बाजू से लिपटा था। उसकी ठंडी आंखें शांत थीं। वो बाकी लोगों के साथ अपनी जगह पर चली गई और थोड़ी देर बाद स्वीटी के पास जाकर अपनी नोटबुक हाथ में लेकर कहने लगी, आप अपना फेवरेट कलर, साइंस और अपनी पसंद के बारे में बता दीजिए। ढेरिया अपना सर नीचे कर कर खड़ी थी और उसकी नजरें अपनी नोटबुक में थीं।
स्वीटी ने सिर उठाया और उस सुंदर लड़की को देखा। उसके अंदर वापस जलन की भावना पैदा हो गई। वह सरकेस्टिकली मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? क्या तुम नहीं जानती कि लोगों को उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए? 2 कदम दूर खड़ी हो, तुम्हारे पास से अच्छी स्मेल नहीं आ रही है। पीछे खड़े कुछ लोग अपने मन में हंसने लगे। ढेरिया ने कुछ नहीं कहा और अपनी जगह वैसे ही खड़ी रही। थोड़ी समय बाद वह फिर बोली, आप जल्दी से बता देगी तो हम उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। स्वीटी ने देखा कि वह लड़की उसकी बात नहीं मान रही थी और वह अभी भी जिद्दी की तरह वहीं खड़ी थी। उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास धैर्या के ऊपर फेंक दिया। धैर्या तुरंत रिएक्ट करते हुए साइड हो गई और वह गिलास जमीन पर टूटकर बिखर गया। कांच के टूटने की आवाज शांत कमरे में गूंज रही थी। अगर ढेरिया कुछ पल देरी करती तो शायद उसके कपड़े भीग चुके होते और उनको चोट भी लग सकती थी। स्वीटी नाटक करते हुए कहने लगी, ओह सॉरी, वह मेरे हाथ से फिसल गया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। दूर खड़ी हो जाओ ढेरिया। बिना किसी आंसर के वापस नोटबुक में देखते हुए कहने लगी, बोलिए पीछे खड़े लोग। ढेरिया का काम लुक को देखकर हैरान थे। स्वीटी कुछ कहती, इसके पहले ही वायु की आवाज आई। उससे बताओ स्वीटी, स्वीट ने वाइस के साथ कहा। आप कह रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। ये कहते हुए उसने एक बड़ी सी लिस्ट उसको बता दी। धैर्या ने वो अपना सिर उठाया और कहा, आपको सारे बच्चों के साथ रैंप वॉक करना होगा। स्वीटी ने चिढ़कर कहा, मैं अकेले ही जाऊंगी। वह किसी एनजीओ के गंदे बच्चों के साथ स्टेज पर नहीं आने वाली थी। ढेरिया मुड़ी और वहां से चले गई। उसने उसे एक्सप्लेन करने की जहमत नहीं उठाई और बाकी सबके साथ डिस्कस करने लगी। वायु को बेचैन महसूस कर रही थी। उसे धैर्य के चेहरे पर जलन के भाव नहीं दिख रहे थे जिन्हें वह देखना चाहता था। इसकी बजाय वह पानी की तरह शांत थी और यह देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद ढेरिया बाहर कॉरिडोर में ताज़ी हवा लेने चली गई क्योंकि अंदर बैठे लोगों को देख देख कर उसे घुटन हो रही थी। बड़ी सी बालकनी के सामने खड़ी होकर वह आंखें बंद कर कर को सोच रही थी। तभी उसे दूर से वायु की आवाज है। वह पीछे मुड़ी। उसने देखा कि वायुअम थोड़ी दूरी पर किसी से फोन पर बात कर रहा था। अंदर बैठे किसी भी इंसान को बिना इजाजत के बाहर नहीं जाने दिया जा सकता था, पर ढेरिया उसे किसी ने नहीं रोका। इस कारण अंदर बैठे उसके टीम मेंबर्स उससे जल रहे थे। ढेरिया ने अपने कदम आगे बढ़ाए और वायु के सामने खड़ी हो गई। वह लोग इस समय उस कमरे से थोड़ी दूर थे। वायु ने धैर्या को देखा और फोन कट कर कर शांति से उसके सामने खड़ा रहा। ढेरिया हिचकिचाहते हुए कहने लगी, वायु क्या? आप मतलब? हम कह रहे थे कि वायु ने अपने कोट को ठीक किया और कहाँ अपने कंपनी के बॉस से उसका नाम लेकर बात की जाती है। ढेरिया ने अपने दोनों हाथों को कस के दबाया और कहा, वायु सर, हम कह रहे थे, क्या आप कल हमारे घर आए थे? वायु की आंखों के कोनों में थोड़ी सी चमक आ गई। बीती रात की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगीं। उसने कहा, मैं नहीं आया था। और मैं क्यों आऊंगा? ढेरिया अपने ख्यालों में खुद से कहने लगी, तो फिर सुबह सब क्या था? वायु नहीं आए थे तो यह सब सोचते हुए उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। वायु ने कहा, मिस ढेरिया, आपको अपना काम अच्छे से करना चाहिए, ना कि यहां बाहर खड़े होना चाहिए। और हाँ, स्वीटी वो मेरी बहुत करीबी रिलेटिव और दोस्त है, तो उसके लिए बेस्ट ड्रेस डिजाइन करना। ढेरिया को ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर कोई चाकू से वार कर रहा हो। उसने अपना सिर नहीं उठाया और सीधे वापस हॉल की तरफ चली गई। वायुअम उसकी पीठ को देख सकता था। सुबह सुबह उसे करण का फोन आया था, जिसके कारण उसे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा और वह धैर्य को नहीं जगा पाया। वह अपनी जिद को छोड़कर वापस उसके लिए कोशिश करने को तैयार था, पर उसने धैर्य को ऑफिस के बाहर केबिन की गाड़ी से उतरते देखा था और दोनों ने ही कलर की ड्रेस पहने थे, जिससे वह कपल की तरह लग रहे थे। वायु ने खुद से कहा, इस बार नहीं, तुम्हें अपनी फीलिंग तो करनी ही होगी। ढेरिया जब अंदर आई तो उसने देखा चित्रा और मानुषी स्वीटी के आसपास खड़ी उसकी तारीफ कर रही थी, या कहे चापलूसी स्वीटी ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कंपनी उसी की हो। उसकी नजर गेट पर गई जहां धैर्या खड़ी थी और उसने तीखी नजरें कर कर कहा, तुम क्या कर रही हो? इवेंट के लिए बहुत कम समय बचा है और तुम बाहर घूम रही हो। सच में कंपनी में हो क्या रहा है? तुम जैसे लोगों को यहां काम पर रख कैसे लेते हैं?
उसे अभी-अभी चित्रा और मानुषी से पता चला था कि धैर्य को डिजाइनिंग की कोई नॉलेज नहीं है। ना ही उसने इस बारे में स्टडीज की है। और फिर भी यहाँ पर उसे इतने बड़े प्रोजेक्ट में एंटर करने का मौका मिल गया। इतना नहीं, उन्होंने उसे यह भी बताया था कि ढेरिया वायु को फंसाने की कोशिश कर रही है, जिस कारण स्वीटी को उस पर और गुस्सा आ रहा था। उसने देखा कि पीछे से वायु भी अंदर आ रहा था, और यह देखकर स्वीटी तुरंत उठकर खड़ी हुई। वह ढेरिया के पास गई और उसका हाथ खींचकर कहने लगी, अच्छा, तो तुम इस काम से बाहर गई थी? धेरिया ने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्वीटी ने प्यारी सी आवाज में कहा, वायु, आपकी मीटिंग होगी? यहाँ के लोग बहुत फैमिलियर हैं, हम अपना काम कर लेंगे। वायु ने सिर हिलाया और वहां से चला गया, पर उसका दिल ढेरिया की चिंता में डूबा जा रहा था। वायु के वहां से जाते ही अंदर का माहौल गर्म हो गया। स्वीटी ने धैर्य का हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरे वायु के पीछे पड़ी हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम अपनी मासूम शक्ल दिखाकर उसे फंसा लोगी? उससे दूर रहो। यह कहते हुए उसने अपने हाथ की पकड़ धैर्य के हाथ पर कस दी, जिससे ढेरिया की हाथों की चूड़ियां टूटकर उसे ही लग गईं। तेज दर्द के एहसास से ढेरिया ने आंखें बंद कर लीं। तेजस, जो दूसरे रूम में किसी काम से गया था, अंदर आकर उसने अपनी भाभी को इतनी परेशानी में देखा और गुस्से में स्वीटी की तरफ बढ़कर कहने लगा, दूर हटो उनसे। उसकी आवाज इतनी तेज और गुस्से में थी कि वहां खड़ा हर एक इंसान कांप गया, जो इस एंटरटेनमेंट को एंजॉय कर रहा था। स्वीटी भी 2 कदम पीछे हट गई। उसने तेजस से कहा, तुम जानते हो ये क्या कर रही है? तेजस की नजर धैर्य के हाथों पर थी, जिस पर खून लगा था। उसने स्वीटी को देखा और कहा, उन्होंने जो भी किया हो, तुम्हें कोई राइट नहीं है हमारी कंपनी के एम्प्लॉय से ऐसे बिहेव करने का। अगर तुम अच्छे से नहीं कर सकती, तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। डिजाइनिंग डिपार्टमेंट मेरे अंडर आता है, और मैं डिसाइड करूंगा कि कौन यहाँ रुकेगा। और नहीं, स्वीटी चुप हो गई। उसे इंसल्टिंग फील हो रहा था। तेजस ढेरिया की तरफ मुड़ा और कहने लगा, आप जाकर ड्रेसिंग कर लीजिए। ढेरिया पीछे मुड़ी और वहां से चले गई। तेजस भी कदमों से वायु के केबिन की तरफ चला गया। उसने जोर से केबिन का दरवाजा खोला और बिना कहे अंदर घुस गया। उसकी इस हरकत ने वायु को उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। तेजस ने घूर कर वायु को देखा और कहा, आप क्या कर रहे हैं? आप भाभी के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? आपने उन्हें स्वीटी के साथ छोड़ दिया, जबकि आप जानते हैं वह कैसी है। भाई, मुझे लगता था आप भाभी को बहुत पसंद करते हैं, पर ऐसे बिहेव करने का क्या कारण है? क्या आप जानते हैं, आज ऑफिस में उन पर किसी ने हमला करा था। वह लगभग मरते मरते बची, और आपकी उस सो कॉल्ड स्वीटी ने उनके हाथों पर जख्म दे दिए। पर नहीं, आपको अपनी मेल ईगो को सेटिस्फाई करना है। आप क्या चाहते हैं भाभी? आपके सामने आकर घुटनों पर बैठे और कहे कि वह आपके साथ इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगी। तेजस इस समय बहुत गुस्से में था। उसकी भाभी उसके भाई को ज्योति जैसे इंसान से बचाने के लिए इतना कुछ कर रही थी। उन्होंने इतने सालों तक अकेले 2 लड़कियों को पाला और न जाने कितनी परेशानियां झेली। उसके बाद भी उसका भाई उनके साथ ऐसा कर रहा था। वायु तेजस की बातें सुनकर शांत हो चुका था। उसके कानों में सिर्फ 2 ही बातें गूंज रही थीं। किसी ने धैर्य पर हमला किया, और स्वीटी ने धैर्य को चोट पहुंचाई। तेजल से आगे भी कुछ कहना चाहता था, पर वायु तेज कदमों से केबिन के बाहर चला गया। वो लिफ्ट का बटन जैसे ही करने वाला था, लिफ्ट ओपन हो गई। अंदर सिद्धार्थ बड़ी बड़ी आंखों से वायु को देख रहा था। उसने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? वायु ने कहा, मुझे धैर्य से मिलना है। सिद्धार्थ ने जल्दबाजी में जा रहे वायु को देखा और कहा, वह नीचे नहीं है। वायु रुक गया और सिद्धार्थ को देखने लगा। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने उसे टेरेस पर जाते देखा है। वायु ने बिना किसी जवाब के लिफ्ट में एंटर किया और टेरेस की तरफ चला गया। जब वहां पहुंचा तो वह जगह पूरी तरह खाली थी। टेरेस पर बनाई हुई जगह बहुत कम यूज की जाती थी। वहां ओपन पार्टी, ओपन मीटिंग की जाती थी। खास करके एम्प्लॉइज के लिए वह जगह ओपन नहीं थी। पर वायु का हर सिक्योरिटी गार्ड और उसके बॉडीगार्ड ढेरिया को अच्छे से जानते थे कि वह वायु एन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कोई भी उसे कहीं भी जाने से नहीं रोकता था। वायु अपनी नजरें घुमाकर खाली जगह को देख रहा था, और वह उसी जगह चला गया जहां उसे पिछली बार धैर्य मिली थी। अंदाज के हिसाब से वह लड़की इस बार भी रेलिंग पर बैठी थी। उसकी खाली आंखें बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे छोटी छोटी दिख रही गाड़ियों और लोगों को देख रही थीं।
वायु सावधानी से उसके पीछे गया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। धैर्य इसके लिए तैयार नहीं थी और वह उसकी बाहों में गिर गई। वायु की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। उसने सोचा, यह लड़की हर बार ऐसा क्यों करती है? क्या इसे नहीं पता? इसकी एक गलती की जान ले सकती है। वह रेलिंग की तरफ देख रहा था, जो ज्यादा मोटी नहीं थी। थोड़ी सी गलती से धैर्य नीचे गिर सकती थी। धैर्य ने अपना सिर उठाया और उस इंसान की तरफ देखा, जिसके कारण वह परेशान थी। उसने वायु को धक्का दिया और 2 कदम पीछे हो गई। कुछ पल तक उसे देखने के बाद वह बिना कुछ कहे मुड़कर वापस जाने लगी। वायु ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा और कहने लगा, कहाँ जा रही हो? धैर्य ने कुछ नहीं कहा और अपना हाथ से छुड़ाने लगी। वायु ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। धैर्य मुड़ी और कहने लगी, आपको मिस स्वीटी के पास जाना चाहिए। क्या उन्हें आपकी चिंता नहीं हो जाएगी? उसकी आवाज ठंडी और शांति थी। वायु को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर रख दिया हो। उसने एक गिल्ट के साथ उसे देखा और कहा, तुम गलत समझ रही हो। मेरी कहने का वह मतलब नहीं था। धैर्या ने अपने हाथ पीछे खींचा और कहने लगी, अच्छा, तो क्या मतलब था आपका? वह कोई मेरी इंसल्ट कर रहा था, मुझे परेशान कर रहा था, और आप शांति से बैठे थे। इस बात का क्या मतलब था? कॉरिडोर में मैंने आपसे पूछा कि आप कल मेरे साथ थी या नहीं। आपने मना कर दिया। इस बात का क्या मतलब था? जब वह परेशान होकर सीढ़ियों से इधर उधर घूम रही थी, तभी उसे सिद्धार्थ मिल गया था, जिसके हाथ में एक पैकेट था। सिद्धार्थ उसको पैकेट उसे देते हुए कहने लगा, तुम्हारी नहीं, मेडिसिन पहले वाली को बंद कर दो। कल तुम्हारे पति ने मुझे पूरी रात परेशान किया। और धैर्य ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हें मेडिसिन प्रॉपर्टी इफेक्ट कर रही है, जिसके कारण था अनकॉन्शियस हो गई थी और नशे की हालत में चले गई थी। मैंने वायु को कुछ जरूरी बातें समझाई थीं, जिसके बाद तुम सुबह तक ठीक हुई हो। धैर्य चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसने वो पैकेट को लिया और थोड़ी दूर दिख रहे टेरेस पर चले गए। वह अपने ख्यालों से बाहर आई और वायु को उलझी हुई नजरों से देखकर कहने लगी, हमें समझ नहीं आ रहा, आप करना क्या चाहते हैं? कल तक सब ठीक था, पर केविन के आने के बाद आप बदल गए। वायु ने उसके दोनों कंधे पकड़े और उसे घूरते हुए कहा, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं किसी को भी तुम्हारे करीब आने दूं? पहले ही तुम हमारे रिश्ते को बार बार मानने से इनकार करती हो और अब किसी और के पास जाकर उसे मिटा ही देना चाहती हो। धैर्या ने कंफ्यूजन में उसे देखा। वायु ने आगे कहा, मैंने तुम्हें सब बताया। मैंने बताया कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पर तुम्हारा क्या, तुम्हें भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, या तुम यह करना ही नहीं चाहती? यह कहते हुए वह उससे दूर हुआ और पलट गया। धैर्या उसके सामने आकर खड़ी हुई और कहने लगी, एक मिनट, आपने क्या कहा? हमने आपका एक्सेप्ट नहीं किया वायु। आप भूल गए? उस दिन सुबह सुबह हमारी बात हुई थी। आपको कुछ याद नहीं? यह कहते हुए धैर्या थोड़ा निराश हो गई थी। उसने सोचा, वायु ने उसे बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया था। वायु को धैर्या से हुई बातें याद आने लगीं, जो धैर्या ने उनके रिश्ते को मौका देने के लिए कही थीं। पर दोबारा सुबह उठने के बाद जब वो उसके पास नहीं थी, तो उसे वह सब सपना लग रहा था। धैर्या ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ उसे देखा और कहा, हम गलत थे। हमने सोचा कि आपने कहा था कि आपका प्यार हम दोनों को जोड़कर रखने के लिए काफी होगा, पर आपका भरोसा तो बहुत कच्चा निकला। क्या आप हम पर शक कर रहे थे कि हम केविन के साथ जुड़ जाएंगे? अगर हमें ऐसा करना होता तो हम कब का कर चुके होते। पर हमें लगा कि हमारा रिश्ता शिवजी ने खुद जोड़ा है, और आप जब इतनी कोशिश कर रहे थे, तो हम भी अपने दिल की सुने। वायु से धैर्य की बात सुनकर शौक में खड़ा था और सोच रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसे देखा कि धैर्य वहां से जा रही है। वह तेजी से उसके सामने आया और उसे अपनी बाहों में भरकर कहने लगा, क्या तुम सच कह रही हो? तो वह सब सपना नहीं था? धैर्य पहले से ही गुस्से में थी। उसने वायु को धक्का दिया और कहा, आपको सपने देखने का बहुत शौक है, तो आप वहीं देखिए, हम जा रहे हैं। ये कहते हुए वह तेज कदमों से वहां से जाने लगी। इससे पहले कि वह सीढ़ियों की तरफ अपने कदम रखती, उसके पैर हवा में थे। उसने डरते हुए वायु के दोनों कंधों को पकड़ा और कहा, अरे, आप क्या कर रहे हैं? हमें नीचे उतारिए। वायु ने उसे गोल घुमाते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं, तुम
तुम मान गई। तुम हमारे रिश्ते को अपनाने के लिए मान गई। ढेरिया अपने सामने खड़े इंसान को देख रही थी। वो उसका चेहरा देखने लगी, जो बहुत खुश था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर पहले हुई बातें उसके दिमाग से कब की जा चुकी थीं। वायु ने ढेरिया को नीचे खड़ा करा और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहने लगा, मेरी गलती थी। मैं अब दोबारा इसे नहीं करूंगा। मैं डर गया था। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई, तो इसीलिए मैं थोड़ा इम्पल्सिव हो गया था। मैंने सोचा था कि अगर मैं स्वीटी को अपने साथ लाऊंगा, तो तुम्हें जेल सी होगी और तुम अपने अंदर की फीलिंग को पहचान पाओगी। जैसे केविन को तुम्हारे साथ देखकर मुझे बुरा लगता है, तुम्हें भी स्वीटी को मेरे साथ देखकर बुरा लगेगा। धैर्या ने मुंह बनाया और कहा, हम आपकी तरह छोटे बच्चे जैसी हरकतें नहीं करते। हमें आप पर विश्वास है। वायु को अब खुद के किए कामों पर हंसी आ रही थी। उसने धैर्या के दोनों हाथ पकड़े और कहा, मैं वादा करता हूं, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। धैर्या को उसकी आंखों में सच्चाई दिख रही थी। वह समझ सकती थी किसी को खो देने का डर क्या होता है। उस डर के साए में तो वह रोज जी रही थी। इसीलिए वायु की सिचुएशन उसे धीरे धीरे समझ आ रही थी। उसने अपना सिर उठाया और कहा, अगर अगली बार आपसे ऐसा कुछ करा या हम पर विश्वास नहीं करा, तो याद रखिएगा, रिश्ता कच्चा धागा होता है, जिसे टूटने में समय नहीं लगता। वायु उसकी हर बात पर हाँ में सिर हिला रहा था, जैसे वह छोटा बच्चा हो। ढेरिया उसकी इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा दी। वायु ने उसका हाथ पकड़ा और लिफ्ट से अपने केबिन की तरफ चला गया। जब दोनों वहां पहुंचे तो अंदर सिद्धार्थ पहले से ही बैठा था। उसने दोनों को साथ आते देखा और कहा, वायु, तुम इतने परेशान क्यों थे? और धैर्य, तुम क्या कर रही थी? उसका सिर उन दोनों को इतना अजीब बिहेव करता देख दर्द करने लगा था। इसीलिए वह कब से वहां रुका था। ढेरिया ने छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ गलतफहमी हो गई थी। वायु ने सिद्धार्थ से कहा, तुम्हारे हॉस्पिटल में काम नहीं है या वह बंद हो गया है? सिद्धार्थ ने मुंह बनाकर उसे देखा और मन में सोचा, मैं इतनी टेंशन में यहां बैठा था कि कहीं इन दोनों ने झगड़ा तो नहीं कर लिया। और यह इंसान ऐसे बातें कर रहा है, इसके सामने इसकी लड़कियां खड़ी होनी थीं। सच में इसकी बेटी ही इसे टक्कर दे सकती है। वह अपने ख्यालों में ही था कि उसे वायु की आवाज में आई, चले जाओ। सिद्धार्थ ने उसे घूरा और तेज से बाहर चला गया। अब केबिन में सिर्फ धैर्य और वायु ही खड़े थे। वायु ने केबिन में बने रूम में धैर्य को बिठाया और मेडिकल बॉक्स ढूंढने लगा। धैर्य उसे ही देख रही थी। उसने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? हम चलते हैं, लंच खत्म होने वाला है। वायु बिना जवाब दिए उसके पास मेडिकल बॉक्स लेकर आ गया। उसने उसके दुपट्टे को उसके गले से हटाया और देखा, बड़े बड़े लाल रंग के उंगलियों के निशान उसके गले पर छपे थे और वहां थोड़ी सूजन भी आ गई थी। ढेरिया समझ गई कि तेजस ने वायु को बता दिया है और अब उसे तेजस पर गुस्सा आ रहा था। वायु ने उसे घूरा और कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ढेरिया ने ठंडी सांस ली और कहा, जैसे आप तो मेरी बात सुन रहे थे। वायु ने कुछ नहीं कहा और उसके साथ बैठकर उसके गले पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। जलन से ढेरिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वायु हल्की हल्की फूंक मारते हुए उसे ऑइंटमेंट लगा रहा था। वायु की गर्म सांसें ढेरिया की गर्दन से टकरा रही थीं, जिससे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। थोड़ी देर बाद वायु ने ढेरिया के हाथ को पकड़ा और उसमें पहनी बची हुई चूड़ियों को निकाल दिया। उसने देखा कि घाव से अभी भी थोड़ा खून बह रहा था। उसने एंटीसेप्टिक को कॉटन में लेकर उसके हाथ पर लगाते हुए कहा, तुम्हें ड्रेसिंग तो करनी चाहिए थी। देखो कितनी चोट लग गई है। ढेरिया ने लापरवाही से कहा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है। वायु ने उसे घूरा और कहा, तो तुम्हारे लिए ज्यादा क्या है? ढेरिया ने मुंह बंद कर लिया और चुपचाप बैठी रही। ड्रेसिंग करने के बाद वायु अपने केबिन में वापस आया। करण उनका लंच लगाकर जा चुका था। उसने ढेरिया को सोफे पर बिठाया और अपने हाथ से उसे खाना खिलाने लगा। खाना खाते हुए ढेरिया कहने लगी, वह लड़की सच में आपकी अच्छी दोस्त है। हमें वह बिल्कुल पसंद नहीं आई। वायु ने कहा, और वो क्यों? ढेरिया ने बाइट खाई और कहा वह कितनी घमंडी थी और उनका ड्रेसिंग स्टाइल भी कितना अजीब था। इतने छोटे छोटे कपड़े कौन पहनता है? वायु ने टिश्यू पेपर से उसका मुंह साफ किया और कहा, आजकल सब पहनते। ढेरिया ने उसे घूर कर देखा और कहा, अच्छा, आपको बहुत पता है कि कौन क्या पहनता है। क्या आप लोगों के कपड़े देखते हैं? वायु ने धीरे से उसके कान में कहा,
क्या तुम्हें जलन हो रही है? धैर्य ने मुंह दूसरी तरफ किया और कहा, हम तो जलेंगे। उन लोगों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम जले, वायु ने कहा। तो फिर तुम इतना गुस्से में क्यों हो? धैर्य को भी नहीं पता था कि वह गुस्सा क्यों रही है। उन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद से वायु पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह क्यों स्वीटी को अपने साथ लेकर घूम रहा था। यहां तक कि उसने उस लड़की का हाथ भी पकड़ा था। ये सब सोचते हुए उसने वायु के हाथ की तरफ देखा और कहा, आपने उसका हाथ भी पकड़ा था? वायु को उसकी आवाज में जेल सी साफ सुनाई दे रही थी, जिससे उसे खुशी भी हो रही थी। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर करे और कहा, अच्छा सॉरी। कमरे में 2 पल तक शांति हो गई। ये पहली बार था जब वायु ने धैर्य को, यहां तक कि किसी को भी सॉरी कहा था। धैर्य उठी और कहने लगी, अच्छा हम चलते हैं। हमें आपकी स्वीटी के लिए ड्रेस का मटेरियल देखने जाना है। वायु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम कुछ भूल गई? धैर्य से कंफ्यूज होकर देखा और कहा, हम कुछ नहीं भूले। यह कहते हुए वह अपने हाथ में पकड़े अपने सामान की तरफ देखने लगी। वायु खड़ा हुआ और उसे अपनी तरफ खींचकर कहने लगा, स्वीट डिश। धैर्य ने टेबल पर रखे खाने को देखा और कहां पर उसमें कोई भी स्वीट नहीं थी। इससे पहले कि वह आगे कुछ कहती, उसे अपने होठों पर एक गर्म एहसास हुआ और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वायु उसे किस कर रहा था, जो इमोशन और प्यार से भरी थी। अपनी ढेरिया ने आंखें बंद की और उसके हाथ वायु की पीठ पर चले गए। वायु के लिए धैर्य के होठ स्वीट डिश की तरह मीठे ही थे। उसने धीरे से उसके होठों पर बाइट करा, जिससे धैर्य की आह निकल गई। वह वायु से अलग हुई और कहने लगी, आपने हमें काटा? वायु उसके होठों को सहलाते हुए कहने लगा, ये बहुत सॉफ्ट और स्वीट है। धैर्य का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वायु ने उसके सूट की तरफ देखा और साइड में रखे दुपट्टे को उड़ाते हुए कहने लगा, वैसे तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है, और खास करके तुम्हारी कमर के पास का तिल। धैर्य ने आंखें बड़ी बड़ी कर कर उसे देखा और कहा, आप क्या कह रहे हैं? वायु ने उसकी कमर की तरफ अपने दोनों हाथ लपेटे और कहा, तुमने सुबह खुद को देखा नहीं था। धैर्य को याद आया कि वह सुबह सिर्फ एक वाइट शर्ट में थी और उसके सारे कपड़े बेड के नीचे पड़े थे। धैर्य ने मुंह फुलाया और कहा, आप बहुत बुरे हैं। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? वायु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है? मैं तुम्हारे नशे में होने का फायदा उठा रहा था। तुम्हारी बॉडी से बहुत हीट निकल रही थी, जिस कारण तुम्हें वह कपड़ों से परेशानी हो रही थी और मुझे वह हटाने पड़े। पर तुम बहुत वाइल्ड थी। यू नो व्हाट, तुमने मुझे किस किया और मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। धैर्य ने अविश्वास से वायु को देखा और कहा, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप झूठ बोल रहे हैं। वायु ने उसके बालों को उसके कान के पीछे करा और कहा, तुम मानो या ना मानो, तुम कल ऐसा ही बिहेव कर रही थी और उस समय तुम बहुत क्यूट लग रही थी। यह कहते हुए वह अपने हाथ धैर्य की कमर से होते हुए पीठ पर फेरने लगा। धैर्य के शरीर में सिहरन दौड़ उठी। उसने डरते हुए वायु को देखा और कहा, आपने लाइट्स? वायु ने उसके गाल पर किस किया और कहा, ऑफ करी थी, पर तुम्हारी खिड़की के चांद को यह मंजूर नहीं था। धैर्य को ऐसा लग रहा था वह एक गड्ढा खोदे और उसमें कूद जाए। उसे अपने पूछे गए सवालों पर भी गुस्सा आ रहा था। वायु ने उसके कान पर बाइट किया और कहा, हम रात को उस काम को पूरा कर सकते हैं जो तुमने शुरू किया था। धैर्य ने उसे धक्का दिया और बाहर भाग गई। वायु मुस्कुराते हुए दरवाजे को देख रहा था। उसने खुद से कहा, तू उस पर शक कैसे कर सकता है? वह भी ऐसा नहीं करना चाहता था, पर उसकी इनसिक्योरिटीज उसे ऐसा बिहेव करने पर मजबूर कर चुकी थी। जब धैर्य अपने डिपार्टमेंट में वापस आई तो उसने देखा कि बाकी सारे लोग भी वहां आ चुके थे। मानुषी ने चित्र से कहा, ये फिर लंच टाइम में गायब हो गई। चित्रा ने चिढ़कर दरवाजे की तरफ देखा और कहा, गई, जरूर फिर से हमारे सीओ को बहलाने गई होगी। स्वीटी मेम ने इसके साथ ऐसा बिहेव किया, तब भी इसे अक्ल नहीं आई। जब अंदर आई तो सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। स्वीटी ने वह सारी बातें बहुत तेज गई थीं और कुछ लोगों ने डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में यह फैला दिया था और सबको धैर्य गिरी हुई लड़की लग रही थी। कुछ ही पलों में उसकी इमेज बहुत बुरी तरह खराब हो चुकी थी। वह उस डिपार्टमेंट में ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी और अपना काम बहुत अच्छे से करती थी। इसीलिए सब उसे एक एम्बिशंस गर्ल की तरह देखते थे, जिसने इतनी आसानी से इतने बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा ले लिया था। पर उसका काम उसके बारे में लोगों को गलत सोचने नहीं देता था।
उन्होंने भी उसके डिजाइन के बारे में सुना था, जो कृपा राजवंश को पसंद आए थे। और कृपा राजवंश ऐसे ही किसी को नहीं चुनती। ढेरिया घूरी जा रही नजरों को महसूस कर सकती थी। उसने उन सबको इग्नोर किया और अपने डेस्क पर जाकर काम करने लगी। उसने कंप्यूटर में कुछ फाइल्स ओपन की जिसमें उसने एक्स्ट्रा डिजाइन्स बनाकर रखे थे। काफी ब्यूटीफुल गाउन, साड़ी और लहंगे के डिजाइन उसमें सेट किए गए थे। उसे धैर्य ने एक्स्ट्रा में प्रिपेयर करके रखा था, अगर कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें उन्हें किसी एडल्ट को भी शामिल करना पड़े उसके लिए। और आज उसे इनकी जरूरत पड़ गई थी। डिजाइन की कॉपी कर कर वह उन्हें लेकर तेजस के केबिन में चले गई। अंदर तेजस अपने फोन में वीडियो गेम खेल रहा था। केबिन में नॉक की आवाज सुनकर उसने कहा, अंदर आने को कहा। धैर्य अंदर आई और कहने लगी, सर हमें आपसे बात करनी है। तेजस ने जैसे ही धैर्य की आवाज सुनी, उसने अपना सिर उठाया और खड़ा होकर उसके पास चला गया। उसने जल्दी से केबिन का दरवाजा बंद करा और ढेरिया को देखकर कहने लगा, क्या भाई ने आपको कुछ करा? क्या आपका फिर से झगड़ा हो गया? उसकी आवाज में बहुत चिंता सुनाई दे रही थी। धैर्या ने शांति से कहा, सर हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते, हमें आपसे और कुछ बात करनी है। तेजस ने उसकी बात नहीं सुनी और कहा, भाभी भैया ऐसे नहीं है, वह बस थोड़े से रूड है। पर वह हमेशा ऐसे नहीं थे। राजवंश कॉरपोरेशन को संभालने के बाद से उन्हें ऐसा बनना पड़ा क्योंकि उनके बहुत सारे राइवल थे। धैर्य ने छोटी सी मुस्कान के साथ तेजस को देखा और कहा, हम समझते हैं और हम दोनों के बीच सुलह हो गई है, आप चिंता ना करें। तेजस ने लंबी सांस ली और कहा, थैंक गॉड, मुझे लगा मैं अपनी इतनी अच्छी भाभी को खो दूंगा। जानने के लिए बने रहिए, सिर्फ और सिर्फ एक के स्टोरी पॉइंट चैनल पर।